السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہر زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ہوش کھو دیتے ہیں۔ تو دوستو، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، جبکہ ان چیزوں نے ہمارے ایک پرانے بیسمنٹ میں قبضہ کیا ہوا تھا۔ مجھے تب اچھی خاصی ہوش تھی جب میرے بابا کے ایک دوست عالم صاحب نے ان چیزوں کا خاتمہ کیا تھا اس بیسمنٹ سے۔ اور اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہو چکے تھے، لیکن میں وہ سب بھول کر پھر سے اس بات پر قائم ہو گیا تھا کہ اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں ان واقعات سے اوپر آیا تھا اور اب میں خود کو ایک بہادر انسان سمجھتا تھا، اور یہی چیز میں اپنے دوستوں کو سکھانا چاہتا تھا۔ اور جب بھی کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا تو میں اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور میں اس کو کہتا تم بہت ہی بڑے ڈرپوک، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں پرانے دور میں ہوتی تھی، اب نہیں۔ اور پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا اور 9 سے 12 کا شو دیکھا، اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے، تبھی میرے
में कितना है दम। मैंने कहा, अरे क्यों मरने वाले काम कर रहे हो? 10 कदम से आगे तो कुछ नजर नहीं आ रहा और ऊपर से तुम लोग रेस की बात कर रहे हो। इतने में आमर ने कहा, धीमी सीधे से बोल, तुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम इस वक्त हमसे जीत नहीं सकते। मैंने कहा, यार ऐसी बात नहीं है, धुंध की वजह से कुछ नजर तो आ नहीं रहा, तो ऐसे में रेस कैसे? तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस वक्त बहुत एहतियात से जाना चाहिए? तभी मेरे दोस्त ने कहा, अरे हम सब लोग लगाते हैं रेस, इसको आराम आराम से आने दो। वैसे भी जब हम इसके सामने बिजली की रफ्तार से जाएंगे तो मुझे यकीन है कि इसकी सारी एहतियाती नसीहतें ये खुद ही भूल कर बाइक को हवा की तरह उड़ाएगा, क्योंकि इसको छेड़ने का यही तरीका है। जब भी कोई इससे आगे जाता है तो ये खुद ब खुद इससे रेस लगा लेता है और इससे आगे निकल जाता है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है और कुछ नहीं। इतने में एक दोस्त ने कहा, चलो तो फिर शुरू करते हैं, 3, 2, 1 चलो। ये कहकर सबने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी। डाली हुई और सूरज की रोशनी बहुत ही कम इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूँ समझ लो, ये सड़क एक बहुत बड़ी सुरंग की तरह थी जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा, अगर मैं बांसू वाली सड़क से जाऊंगा तो जल्दी ही अपने दोस्त तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने जाना तो धर्मपुरा ही है और वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा जाएंगे और मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि ये सड़क बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात से बदनाम थी और बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीज़ों का बसेरा है और इनका ये भी कहना था कि जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरता है उसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो जाती है। काफ़ी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगल नुमा झाड़ियाँ और बांस के दरख्त ही थे। बस कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा कॉलेज था, पर इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था, यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज के पीछे वाली दीवार ही थी और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता, जबकि मैं तो तकरीबन रात 12:38 के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा, यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज़्यादा थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसे लगा सड़क के बाएं तरफ कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे आ गया और बाइक की लाइट इस सफ़ेद कपड़े वाली चीज़ की तरफ डाली तो देखा सड़क के बाएं तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। इसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि इसने खुले छोड़े हुए थे और इसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत था। इसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखती है। और फिर मैंने सोचा कि यार रात का 1 बजने वाला है और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है।
हाँ, ये भी हो सकता है कि ये कोई 2 नंबर औरत है जो कि रात को धंधा करने निकली है, या फिर ये कोई डाकुओं के साथ मिली हुई औरत होगी जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती होगी, और इसके साथी भी यहाँ आस-पास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज़्यादा स्लो कर ली और मैं बहुत धीरे-धीरे ये सब सोचता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था, और जब इसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया तो मैंने बाइक सड़क के दाएं तरफ कर ली, जबकि वो सड़क के बाएं तरफ ही खड़ी थी। मैंने सोचा अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगा तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी और मैंने दूर से ही बाइक पर बैठे हुए इसको पूछा, कौन हो तुम? इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद इसको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे ले ली और फिर से थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये कोई मुझे जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके साथ मैं इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं इसके साथी तो नहीं आ रहे। मैंने आखिरी बार ऊंची आवाज़ में कहा, देखो अगर तुमने अब भी जवाब ना दिया तो फिर मैं जाने लगा हूँ। तो इसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शोहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक पंक्चर हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई। तो मेरे शोहर ने मुझे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी ही कहीं से पंक्चर लगवा कर लाता हूँ। और मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ पर मेरा शोहर अभी तक लौट कर नहीं आया और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैं बाइक से उतरकर इसकी तरफ गया। फिर मैंने कहा, देखें आप रोएं मत, मुझे ये बताएं कि आपका शोहर किस तरफ गया है? तो उस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उधर की तरफ गए हैं। तो मैंने उस औरत से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा उतार दूंगा, फिर आप इधर से अपने घर चली जाना, क्योंकि धर्मपुरा में इस टाइम भी आपको रक्षा वगैरह मिल ही जाएगा, और वैसे भी मैं धर्मपुरा ही जा रहा हूँ, तो अगर जाना है तो बताएं। उस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे बस रक्षा तक ले जाएंगे, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके उसके पास ले गया और वो बाइक पर बैठ गई। फिर हम वहाँ से चल पड़े और अचानक मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और मैं कांपते हुए बाइक चला रहा था। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई है और ऐसे में इससे दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा और हो सकता है कि ये बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो मैंने सोचा इससे कोई बातचीत ही कर लूँ। मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम धीमी है और हम फलां जगह रहते हैं, आज मैं फलां फिल्म देख कर आ रहा हूँ। लेकिन वो खामोशी से बैठी मेरी बातें सुनती रही, पर इसने मुझसे कोई बात नहीं की। अब मैं सोच रहा था कि शायद उसने मुझे कोई घास नहीं डाली, तो मैं कुछ देर के लिए वापस चुप हो गया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। और थोड़ी देर के बाद मैंने इससे पूछा, आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहती हो? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आगे देखते हुए इससे इधर उधर की बातें करता रहा। इसने मुझे फिर से कोई बात न की। अब मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था, लगता है ये अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड कर रही है, मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, लेकिन कुछ तो बात करें। मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें करता जा रहा हूँ, अब कुछ बोलो भी। तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज़ में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देख कर चलो वरना पछताओगे। मैं चूक गया और अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम न लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज़ कर ली, पर वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैं इसको चौथे गियर में फुल तेज़ चला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो। और ये सब देखकर मैं अब पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही कोई तेज़ी से सांस ले रहा है। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए।
اب میں کچھ کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ پڑی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا، اور وہ ہاتھ آہستہ آہستہ میری گردن کی طرف بڑھنے لگا، اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ پہ پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھی جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھتا رہا اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5 منٹ میں ہی دھرمپورہ کے چوک میں جا پہنچا، اور بنا رکے میں گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو دوستوں، آج کی سٹوری آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی سٹوری آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔